हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं केमिकल रिएक्शंस ऑफ एसिड। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने प्रिपरेशन ऑफ एसिड्स का डिस्कशन किया हुआ था। इसमें जो आज केमिकल रिएक्शंस में फर्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विथ मेटल। मेटल के साथ जब भी रिएक्शन करता है एसिड तो ऑलवेज फॉर्म करता है सॉल्ट एंड H2 गैस। ठीक है, तो इसको आप लोग थोड़ा सा ऐसे ही लिख लेना कि यहाँ पे एसिड है, इसकी रिएक्शन कराते हैं मेटल के साथ तो फॉर्म करता है सॉल्ट प्लस H2 गैस। अब यहाँ पे ये जो एसिड लिया हुआ है, एसिटिक एसिड लिया हुआ है, तो उसके रिस्पेक्टिव सॉल्ट बना है सोडियम एसीटेट। मेटल यहाँ पे हमने सोडियम लिया हुआ है। इसी तरीके से अगर सोडियम की जगह पे हम मेटल ले लें मैग्नीशियम, क्या हो जाएगा कि CH3COOH एंड 2 मोल ले लिया इसके रिएक्शन करा दी मैग्नीशियम के साथ। देन यहाँ से जो बनाएगा प्रोडक्ट वो बनाएगा CH3COO का होल ट्वाइस Mg एंड प्लस H2 गैस। अभी ये H2 गैस साथ में बन रही है एंड प्रोडक्ट जो बन रहा है यहाँ पे देखना, इस प्रोडक्ट में CH3COO का होल ट्वाइस आ गया। इसके पहले वाले में देखना यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ CH3COO था। ऐसा क्यों हुआ है? यहाँ पे जो हमारा सोडियम हमने मेटल लिया हुआ है, ये सोडियम मेटल ग्रुप फर्स्ट ए का एलिमेंट है। फर्स्ट ए का एलिमेंट है तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है इस तरीके से लिखते हैं 281, यानी इसके आउटर मोस्ट सेल में क्या होते हैं 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसकी वजह से ये 1 पॉजिटिव चार्ज जनरेट करता है एंड CH3CO नेगेटिव सिंगल नेगेटिव होता है, तो दोनों आपस में कंबाइन करके चार्ज को बैलेंस कर लेते हैं CH3CO नेगेटिव एंड Na पॉजिटिव। बट इन द केस ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के केस में क्या होता है, यहाँ पे 282 मैग्नीशियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है इसमें 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 282 के फॉर्म में KLM के फॉर्म में जो है लिखते हैं। तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन्स को हम रिमूव करेंगे तो मैग्नीशियम पे डेवलप हो जाएगा Mg2 पॉजिटिव। तो यहाँ से क्या करेगा 2 मोल एसीटेट आयन के साथ रिएक्ट करेगा तो प्रोडक्ट बनाएगा CH3COO का होल ट्वाइस Mg प्लस H2 गैस यहाँ से लिबरेट हो जाएगी। तो ये रिएक्शन समझ में आई होगी किस लिए वहाँ पे होल ट्वाइस किया हुआ है। देन नेक्स्ट रिएक्शन है कि जब भी एसिड की रिएक्शन कराते हैं एल्कलीज के साथ, एल्कलीज का मतलब है बेस के साथ रिएक्शन कराते हैं, तब प्रोडक्ट हमारा क्या फॉर्म होता है। तो पॉइंट नोट कर लेना कि ऑलवेज जब भी एसिड जो है बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ से फॉर्मेशन होता है सॉल्ट एंड वाटर का। सॉल्ट एंड वाटर जो है हमारा एज अ बाई प्रोडक्ट जो है वाटर बन जाता है एंड सॉल्ट जो है वो हमारा मेन प्रोडक्ट बन जाता है। ओके, तो ऑलवेज जब भी जो है रिएक्ट करेगा एसिड बेस के साथ तो फॉर्म करेगा यहाँ से सॉल्ट एंड वाटर। अब ये किस तरीके से फॉर्म हुआ होगा उसको समझना, थोड़ा सा इसकी मैकेनिज्म को समझना किस तरीके से ये फॉर्म हुआ होगा। फर्स्ट स्टेप में अगर लिखें तो हमारे पास दिया हुआ है एसिटिक एसिड। अब एसिड क्या होता है, जो H+ को जनरेट करता है। एसिड होता है जो H+ हमें देता है, तो यहाँ से CH3COO नेगेटिव एंड H पॉजिटिव। सेकेंड स्टेप में हमने क्या लिया हुआ है, यहाँ से बेस लिया हुआ है। बेस है हमारे पास NaOH। अब यहाँ पे NaOH की जगह पे आप KOH भी ले सकते हैं, डिफरेंट एल्कलीज ले सकते हैं। NaOH जब डिसोसिएट होता है तो ऐसा होता है Na पॉजिटिव एंड OH निगेटिव। ये जो हमारा OH निगेटिव है ये H पॉजिटिव के साथ रिएक्ट कर लेता है, देन H पॉजिटिव एंड OH निगेटिव रिएक्ट करके यहाँ से वाटर का फॉर्मेशन कर लेते हैं। बचा हमारे पास क्या CH3COO निगेटिव प्लस Na पॉजिटिव, ये फॉर्म कर लेते हैं यहाँ से CH3
COO ठीक है, सॉल्ट का फॉर्मेशन हो गया है एंड वाटर का फॉर्मेशन हो गया। यहाँ से ये हमने कई स्टेप में आपको तोड़ तोड़ के दिखाया है कि इस तरीके से ब्रेक होते हैं आयंस। उसके बाद जो है, जबकि जब आप एक्चुअल में रिएक्शन करवाते हैं तो ये सब क्या है, हमारा एक ही साथ आप ऐड करते हैं और एक ही स्टेप में रिएक्शन हो जाती है। वहाँ पे आपको इस तरीके से आयंस नहीं मिलते हैं। क्या हमारा प्रपोज्ड मैकेनिज्म होती हैं कि इस तरीके से हुआ होगा। जो भी हम लोग मैकेनिज्म को लिखते हैं वो क्या होती है, हमारी प्रपोज्ड मैकेनिज्म होती हैं कि ये इस तरीके से हुआ होगा स्टेप बाय स्टेप। देन नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। सबसे पहले कार्बोनेट की अगर बात करें तो सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है NO2CO3 एंड बाइकार्बोनेट में सोडियम बाइकार्बोनेट अगर लेंगे तो ये होता है NaHCO3। इसी को क्या बोलते हैं, NaCO3 को सोडा। आप सभी लोग जानते होंगे घरों में एक वाइट कलर का पाउडर यूज करते हैं। जैसे कभी कभी जो है कुछ बनाया घर में, गुलाब जामुन बनाया तो उसमें एक टेबल स्पून से उसमें ऐड कर दिया, तो ये क्या करता है, उनको जो है जो वहाँ पे गुलाब जामुन आप बनाते हैं उनको ये फूलने में हेल्प करता है। ठीक है, जो सोडियम बाइकार्बोनेट यानी उनको एक तरीके से खराब होने से भी ये बचाता है। ओके, तो सोडियम बाइकार्बोनेट का हम लोग जो है घर में भी यूज करते हैं। ठीक है, एज ए घर में जो इसका बेसिक जनरल नेम होता है उसे बोलते हैं मीठा सोडा। या आप लोगों ने देखा होगा कि जिनको जो है गैस यानी एसिडिटी की जो प्रॉब्लम होती है तो वहाँ पे वो लोग यूज करते हैं एंटी एसिड, जैसे कि मार्केट्स में अवेलेबल हैं जो जैसे इनो हो गया, उसमें भी क्या होता है, हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट उसमें भी ऐड होता है। अब रिएक्शंस की बात करते हैं कि रिएक्शन जब कराते हैं सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट की, जब भी एसिड के साथ सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन कराते हैं तो ये भी क्या करता है, यहाँ से सॉल्ट का प्रोडक्शन करता है, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। एंड उसी तरीके से सोडियम बाइकार्बोनेट की रिएक्शन कराते हैं तो ये भी जो है सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ से आप नोट कर सकते हैं कि जब एसिड जो है रिएक्ट करता है कार्बोनेट्स ऑब्लिक बाइकार्बोनेट तो ये फॉर्म करता है सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अभी देखना है किस तरीके से फॉर्म हुआ होगा। यहाँ पे देखना जो एसिड है, ये एसिड का काम क्या है, H+ को देना। एसिड का काम क्या होता है, H+ रिलीव कराना। अब यहाँ पे बैलेंस कर लेना इक्वेशन को, 2 मोल लिख लेना। एसिड से H+ निकलेंगे, ये H+ आके बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेंगे और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को यानी CO2 को यहाँ से लिबरेट करवा देंगे, CO2 बन गया। बचा इसके पास क्या, Na एंड H। जो H है एंड इसके पास एक ऑक्सीजन भी तो बचा हुआ है, तो HOH H+ के साथ मिलके वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर लिया और बचा हमारे पास क्या, सोडियम। वो सोडियम एसीटेट के साथ बॉन्ड बना देगा तो वहाँ पे सॉल्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। ओके, ये समझ में आया होगा किस तरीके से हुआ। अगर आपको इतना ये पॉइंट याद है कि एसिड जो है कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन करते हैं। ओके, देन नेक्स्ट रिएक्शन पे आते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी फॉर्मेशन ऑफ एसाइल क्लोराइड्स। एसाइल क्लोराइड का फॉर्मेशन करना है तो वहाँ पे क्या करना होगा कि 3 रिएजेंट होते हैं एसिड के साथ। अगर
थायोनिल क्लोराइड की, PCl5 की या फिर PCl3 की रिएक्शन कराते हैं तो वहाँ से एसाइल क्लोराइड हमारा जो है एज अ बाई मेन प्रोडक्ट एंड बाई प्रोडक्ट में डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं। सबसे पहली जो रिएक्शन है थायोनिल क्लोराइड के साथ, इस रिएक्शन को समझना कि ये रिएक्शन किस तरीके से हुई होगी। यहां से देखना कि सबसे पहले इसमें दिया हुआ है एसिड एंड इसकी रिएक्शन कराई गई है थायोनिल क्लोराइड के साथ। ओके, देन यहां से देखना कि ये क्या है, हमारे पास Cl है, ये क्या करेगा, Cl निगेटिव निकल जाएगा। एसिड का काम क्या है, H+ को लिबरेट करा देना। अब यहाँ पे सल्फर पे क्या जनरेट हो गया है, पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे जनरेट हो गया है निगेटिव चार्ज। दोनों ये अपना इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफ़र कर देगा सल्फर के साथ एंड इसके साथ जो बॉन्ड बनाएगा RCO एंड S डबल बॉन्ड O Cl एंड प्लस इसके साथ में फॉर्म हो गया है HCl। ओके, ये रिएक्शन समझ में आया। देन इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे ये बॉन्ड इस तरीके से ब्रेक होगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, एक मिनट यहाँ पे O एंड O, एक फिर से लिख देते हैं मैकेनिज्म को। मैकेनिज्म समझना इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर मैकेनिज्म समझ में आ गई तो आपके प्रोडक्ट क्या क्या बनेंगे वो आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले लिया हुआ है एसिड एंड इसकी रिएक्शन करा दी थायोनिल क्लोराइड के साथ, SOCl2 के साथ। तो यहाँ पे क्या होगा, ये H+ को एसिड क्या करता है, H+ को रिमूव करवाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा नेगेटिव चार्ज का जनरेशन एंड यहाँ से Cl- निकल जाएगा। जैसे ही Cl- निकलेगा, सल्फर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, ये इलेक्ट्रॉन जो है अपना ट्रांसफ़र कर देगा सल्फर को एंड सल्फर के साथ बॉन्ड बनाएगा और ये बनाएगा RC डबल बॉन्ड O S एंड इसके साथ डबल बॉन्ड O एंड Cl प्लस साथ साथ में यहाँ से निकला क्या, यहाँ से Cl- निकला एंड यहाँ से H+ निकला, तो HCl जो है आपका बाई प्रोडक्ट निकल गया। देन क्या होगा, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो ये बॉन्ड ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेगा। अब यहाँ पे क्या होगा कि कार्बन के पास जो है पॉजिटिव जनरेट हो गया एंड ऑक्सीजन के पे निगेटिव एंड यहाँ से जब क्लोरीन निकला तो क्लोरीन पे निगेटिव एंड सल्फर पे पॉजिटिव। अभी होगा क्या, सल्फर का जो पॉजिटिव है ऑक्सीजन का निगेटिव है, दोनों आपस में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे, तो यहाँ से सल्फर डाइऑक्साइड जो है निकलेगा एंड Cl-, तो ये बनाएगा, यहाँ से SO2 जो है वो बाई प्रोडक्ट निकल जाएगा एंड यहाँ से बन गया CH3 C डबल बॉन्ड O। ये Cl आके इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगा एंड बना लेगा RCOCl। तो यही हमारा बन गया एसाइल क्लोराइड। जब थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराई तो हमारा प्रोडक्ट क्या बना, मेन प्रोडक्ट एसाइल क्लोराइड। एसाइल क्लोराइड, ये समझ में आ गया। बाई प्रोडक्ट आपका क्या बना है यहाँ पे, HCl एंड सल्फर डाई ऑक्साइड, HCl एंड सल्फर डाई ऑक्साइड। ओके, ये रिएक्शन समझ में आ गई। देन इसी तरीके से आपका PCl5 भी रिएक्ट करेगा एंड PCl5 भी जो क्या करेगा, आपको यहाँ पे RCOCl का फॉर्मेशन करेगा एसाइल क्लोराइड का, प्लस साथ में PCl3 एंड HCl एज अ बाई प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा एंड PCl3 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये भी क्या करेगा, हमारा एसाइल क्लोराइड मेन प्रोडक्ट एंड H3PO3 जो है बाई प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, इसकी भी एक मैकेनिज्म हम बता देते हैं आपको और दूसरी मैकेनिज्म आप ट्राई करना। जैसे फर्स्ट स्टेप में दिया हुआ है
कि एसिड जो है COOH इसकी रिएक्शन कराई PCl5 के साथ। PCl5 के साथ रिएक्शन कराया। जैसे ही PCl5 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो होगा क्या, एसिड है यहाँ से H+ को निकालेगा एंड यहाँ से ये Cl- को निकाल देगा। जैसे ही Cl- को निकालेगा तो ये H जो है Cl के साथ मिलके फॉर्म करेगा HCl, HCl का फॉर्मेशन हो जाएगा। देन होगा क्या कि यहाँ से ये जो आपका फॉस्फोरस है ये आके कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगा। कार्बन के साथ जब बॉन्ड बनाएगा तो यहाँ से RCO पॉजिटिव, जैसे उसमें जनरेट हुआ था RCO पॉजिटिव, देन ये क्या करेगा, एक Cl को यहाँ से और निकाल देगा, RCO पॉजिटिव, एंड यहाँ से Cl नेगेटिव जो ये निकलेगा या के इसके साथ रिएक्ट कर लेगा एंड फॉर्म कर लेगा प्लस यहाँ से Cl नेगेटिव, एंड यहाँ से फॉर्म करेगा RCOCl। एसाइल क्लोराइड जो है आपका प्रोडक्ट बना देगा एंड बाई प्रोडक्ट में आपका यहाँ से PCl3 निकल जाएगा। एक तो हमारा HCl निकल गया, दूसरा PCl3 जो है यहाँ से एज अ बाई प्रोडक्ट निकल जाएगा। ओके, देन नेक्स्ट रिएक्शन पे आते हैं, फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर। फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर, ईस्टर का फॉर्मेशन कैसे होता है इस रिएक्शन को समझते हैं। जब भी एसिड जो है अल्कोहल के साथ रिएक्ट करता है तो ईस्टर का फॉर्मेशन करता है। अब इसकी भी मैकेनिज्म है, उस मैकेनिज्म को समझते हैं कि किस तरीके से यहाँ से ईस्टर का फॉर्मेशन हुआ होगा। जब ईस्टर का फॉर्मेशन हो रहा है इसी प्रोसेस को बोलते हैं एस्टरिफिकेशन, इस प्रोसेस को बोलते हैं एस्टरिफिकेशन। अब ये जो प्रोसेस पूरा होता है ये एसिड की प्रेजेंस में होता है, किसी न किसी एसिड की प्रेजेंस में होगा जो कि कैटालिटिक अमाउंट में प्रेजेंट होगा। कैटालिटिक अमाउंट का मतलब है एक और 2 ड्रॉप वहाँ पे ऐड कर देंगे ताकि रिएक्शन जो है इनिशिएट हो जाए हमारी। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में मैकेनिज्म को देखना कि ऐसा इसमें क्या हुआ होगा। जो सबसे पहले हमने क्या लिया हुआ है, एसिड लिया हुआ है RCOOH। एसिड क्या करेगा, यहाँ से H पॉजिटिव को रिमूव कराएगा तो बनाएगा RC डबल बॉन्ड O नेगेटिव एंड H पॉजिटिव। ये H पॉजिटिव क्या करेगा, अल्कोहल पे आके अटैक करेगा। सेकंड स्टेप में क्या हो जाएगा कि R-OH यहाँ पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है एंड इसका अटैक होगा। ये जो H+ का जनरेशन हुआ है एसिड से, ये क्या करेगा, अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। जैसे ही लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देगा तो यहाँ से फॉर्म करेगा R-CH एंड H एंड इस पे हो गया पॉजिटिव चार्ज। जैसे ही पॉजिटिव चार्ज बना ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो यहाँ से पॉजिटिव एंड नेगेटिव जो है कैंसिल आउट हो जाएगा एंड यहाँ पे R- पे पॉजिटिव जनरेट हो जाएगा। तो यहाँ से जो फॉर्म होगा R- पॉजिटिव प्लस इसके साथ साथ में वाटर। देन थर्ड स्टेप में क्या होगा कि ये जो R- पॉजिटिव जनरेट हुआ है और यहाँ पे RCOO नेगेटिव जनरेट हुआ है, ये दोनों आपस में रिएक्ट कर लेंगे। तो ये हो जाएगा थर्ड स्टेप में RCOO नेगेटिव प्लस इसके साथ में R- पॉजिटिव, तो बनाएंगे यहाँ से ईस्टर, यानी कि RCOO R'। ओके, ये स्टेप समझ में आए होंगे कि किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप हुआ होगा। सबसे पहले एसिड ने अपना H+ को लूज किया, वो H+ अल्कोहल के ऑक्सीजन पे आकर अटैक किया और वहाँ से वाटर एज ए बाई प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया एंड वहाँ से कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हुआ। वो कार्बोकैटायन जो एसीटेट आयन बना था उसके साथ रिएक्ट करके फर्दर एस्टर का फॉर्मेशन कर लेगा।
ओके, देन ये रिएक्शन समझ में आ गई, इसको नोट आउट कर लेना। ओके, देन नेक्स्ट रिएक्शन पे आते हैं, फॉर्मेशन ऑफ एमाइड। फॉर्मेशन ऑफ एमाइड, एमाइड का फॉर्मेशन कैसे होगा? एसिड सबसे पहले क्या करेगा, अमोनिया के साथ रिएक्ट करेगा, इंटरमीडिएट बनाएगा यहाँ पे अमोनियम एसीटेट, देन अमोनियम एसीटेट को हीट करेंगे, ये कन्वर्ट हो जाएगा एमाइड में, एंड साथ साथ में वाटर जो है बाई प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। इसकी थोड़ा सा मैकेनिज्म को समझना कि किस तरीके से यहाँ पे ये रिएक्शन हुई होगी। ओके, इस रिएक्शन को समझना किस तरीके से यहाँ पे ये रिएक्शन हुई होगी। सबसे पहले हुआ क्या कि हमारे पास एसिड है RCOH, ये क्या करेगा यहाँ से H+ को लीव कराएगा एंड फॉर्म होगा यहाँ से RCOO नेगेटिव, एंड ये जो H पॉजिटिव है यहीं पे NH3 हमने ऐड कर दिया, ये H पॉजिटिव NH3 के साथ रिएक्ट करके NH4 पॉजिटिव बनाएगा, तो RCO नेगेटिव एंड NH4 पॉजिटिव का जनरेशन हो जाएगा। यानी इसी को बोल दिया अमोनियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड। ठीक है, क्योंकि हमने एसिटिक एसिड लिया था, अगर यहाँ पे CH3 होता, R की जगह पे CH3 पुट कर दिया तो एसिटिक एसिड हो गया। ठीक है, अमोनियम सॉल्ट ऑफ एसिड बोल सकते हैं, अमोनियम सॉल्ट ऑफ एसिड का फॉर्मेशन हो गया यहाँ पे। देन नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो अमोनियम आयन बना हुआ है ये रिएक्ट करेगा, फर्दर स्टेप में अमोनियम आयन जो है वो रिएक्ट करेगा। जैसे ही अमोनियम आयन रिएक्ट करेगा तो वहाँ से फॉर्मेशन होगा एमाइड का। ठीक है, यानी हमें करना क्या है, नेक्स्ट स्टेप में इसको करना है हीट। जैसे ही हीट करते हैं तो होता क्या है कि यहाँ से सबसे पहले तो वाटर का जनरेशन हो जाता है। अब कैसे होगा कि जो NH4 पॉजिटिव है यहाँ से 2 हाइड्रोजन यानी H2 निकलेगा, एंड जो एसिटेट आयन है इससे एक ऑक्सीजन जो है निकलेगा, देन फॉर्म करेगा H2O, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। अब इसको जो है समझने के लिए आपको मैकेनिज्म पे जाना पड़ेगा कि किस स्टेप में कौन सी रिएक्शन में क्या मैकेनिज्म कराई गई है। इसको एक डिफरेंट तरीके से समझ सकते हैं। एक मिनट, ओके, तो फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, अमोनियम आयन का फॉर्मेशन हो गया था। अब इसको थोड़ा सा, ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। थोड़ा सा इसको डिफरेंट तरीके से समझना कि किस तरीके से आसानी से हम प्रोडक्ट को समझ सकते हैं। ऐसे समझना कि यहाँ पे बेसिकली हमने लिया क्या है, स्टार्टिंग मटेरियल हमारा क्या है, एसिड एंड अमोनिया। ठीक है, तो इसमें रिएक्शन जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ, इसके बाद देखो, इसके बाद क्या होगा कि इसको हीट करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा RCO
NH2 एंड वाटर में। इसको समझने के लिए किस तरीके से हुआ होगा, इसको एक स्टेप में समझना। देखना इधर कि RCO OH एंड यहाँ से H एंड NH2, अमोनिया को इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ से क्या हुआ होगा कि ये जो है वाटर निकल गया होगा, यहाँ से ये क्या बनाया होगा H2O, तो यहाँ से बना क्या प्लस H2O निकल गया, एंड यहाँ पे क्या हुआ RCO बचा, एंड इसके साथ में यहाँ के क्या बचा है NH2, तो ये बना लिया होगा RCO एंड NH2 के साथ बॉन्ड बना लिया। ओके, समझ में आया। तो यहाँ से क्या हुआ है, हीट करने पे अमोनियम आयन जो है कन्वर्ट हुआ था एमाइड में। तो इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, स्टार्टिंग मटेरियल जो हमने लिया था NH3 वो एसिड के साथ रिएक्ट किया होगा, एंड यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ, बचा क्या हमारे पास RCO एंड NH2 जो है आपस में ऐड हुआ, बनाया RCO NH2, एमाइड का फॉर्मेशन हो गया। ओके, इस सिस्टम में किसी को दिक्कत? ओके, देन नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। बेसिकली जो डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है, इसका मतलब है कि अगर जो एसिड है, एसिड में जो CO2 ग्रुप है उसको अगर रिमूव करवा दें वहाँ से, तो उसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डीकार्बोक्सिलेशन। इसमें यहाँ पे देखना हमारे पास दिया हुआ है RCOONA, ये क्या है हमारा एसिड का सॉल्ट दिया हुआ है। अब सॉल्ट की रिएक्शन कराई है NaOH, बेसिकली जो रिएक्शन कराते हैं NaOH एंड CaO के साथ कराते हैं। क्या होता है NaOH एंड CaO, इसको बोलते हैं सोडा लाइम। क्या बोलते हैं सोडा लाइम। तो ये भी याद रखना है कि सोडा लाइम होता क्या है, क्योंकि आपसे रिएक्शन बोलेंगे एसिड रिएक्ट विद सोडा लाइम देन द प्रोडक्ट। ठीक है, तो ऑलवेज याद रखना कि जब भी एसिड होगा, एसिड जो है सोडा लाइम के साथ रिएक्ट करेगा। सोडा लाइम क्या होता है NaOH एंड CaO का मिक्सचर होता है, NaOH एंड CaO का मिक्सचर होता है। तो ये क्या करता है, यहाँ से हाइड्रोकार्बन का जनरेशन करता है, हाइड्रोकार्बन का जनरेशन करता है। अभी देखना यहाँ पे, जैसे सॉल्ट लिया हुआ है हमने एंड इसकी रिएक्शन कराई NaOH के साथ, जैसे ही कराई तो यहाँ से क्या करेगा, ये यहाँ से एसिड से CO2 को लिबरेट कराएगा, एसिड से CO2 को लिबरेट कराएगा। जैसे ही एसिड से CO2 निकला और यहाँ पे क्या है आपका Na है, यहाँ पे क्या है सेकेंड Na है, तो बनाएगा Na2 एंड CO2 यहाँ से निकला, एक O यहाँ पे है तो बना लिया NO2CO3। तो NO2CO3 एज अ बाई प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया। बचा क्या हमारे पास R एंड H, तो हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन हो गया है, हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन हो गया है। देन यहाँ पे इसी का स्पेसिफिक एग्जांपल ले लिया है कि R की जगह पे क्या किया है CH3 ग्रुप को ऐड करा दिया। तो CH3 क्या करेगा, यहाँ से ये ग्रुप, ये इतना ग्रुप जो है फॉर्म कर लेगा, NO2CO3 का फॉर्मेशन कर लेगा, एंड यहाँ से CH3 एंड H जो है वो मीथेन का फॉर्मेशन कर लेगा, यानी कि हाइड्रोकार्बन का जनरेशन हो गया है। तो मेन प्रोडक्ट हमारा यहाँ पे क्या बन रहा है हाइड्रोकार्बन। मेन प्रोडक्ट क्या बन रहा है हमारा हाइड्रोकार्बन। तो मेन प्रोडक्ट हमें याद रखना है हाइड्रोकार्बन का जनरेशन होता है जब भी एसिड के सॉल्ट की रिएक्शन सोडा लाइम के साथ कराते हैं, या एसिड की रिएक्शन कराते हैं सोडा लाइम के साथ। ओके, ये रिएक्शन समझ में आई। देन नेक्स्ट रिएक्शन है फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड। फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो जब भी आपको एनहाइड्राइड की रिएक्शन करानी है तो वहाँ पे आप क्या करें, हाइड्रेटिंग एजेंट डाल दें। हाइड्रेटिंग एजेंट का मतलब है जो
एसिड से वाटर का फॉर्मेशन कर सके, एसिड से वाटर को निकाल सके। तो P2O5 जो होता है ये हमारा होता है हाइड्रेटिंग एजेंट, इसको बोलते हैं फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, सॉरी हाइड्रेटिंग डिहाइड्रेटिंग एजेंट, यानी वाटर मॉलिक्यूल निकल रहा है तो क्या हो रहा है कि वाटर मॉलिक्यूल निकल रहा है तो उसको बोलेंगे डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ओके, हाइड्रेटिंग एजेंट तो होते हैं जो वाटर को ऐड करवाएंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या है हमारा डिहाइड्रेटिंग एजेंट जो है वो फास्फोरस पेंटाऑक्साइड को यूज़ किया। फास्फोरस पेंटाऑक्साइड को डाल के एसिड में जैसे ही रिएक्शन करवाते हैं, सबसे पहले क्या करेगा, एक एसिड से H+ निकलेगा, वो H+ दूसरे एसिड के OH ग्रुप पे जो है, इसको इस तरीके से समझ लेना तो समझ में आ जाएगा। CO सबसे पहले यहाँ से ब्रेक होगा और ये ब्रेक करेगा तो CO नेगेटिव एंड H+ में ब्रेक हो जाएगा। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, जो आपका सेकेंड एसिड है COOH, ये क्या करेगा, अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को H+ को दे देगा। जैसे ही लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को H+ को देगा तो यहाँ से फॉर्मेशन हो जाएगा RC डबल बॉन्ड OOH H+। यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, जैसे ही बॉन्ड ब्रेक करेगा वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा एंड यहाँ से जो फॉर्मेशन होगा माइनस वाटर जो है निकल गया एंड फॉर्मेशन हुआ RCO पॉजिटिव एंड यहाँ पे हमारे पास बचा क्या था, RCO नेगेटिव। दोनों आपस में कंबाइंड होके, जैसे ही कंबाइंड होंगे तो यहाँ पे देखना कि कंबाइंड क्या करना है हमें, RCO नेगेटिव को RCO पॉजिटिव के साथ कंबाइन करवाएंगे। जैसे ही कंबाइन करवाएंगे तो यहाँ से देखना RC डबल बॉन्ड O एंड इसके बाद यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड O एंड R, इसी को बोलते हैं एनहाइड्राइट। क्या है हमारा, एनहाइड्राइट। ओके, समझ में आया कि ये क्या है हमारा एनहाइड्राइट का फॉर्मेशन किस तरीके से यहाँ पे हुआ होगा। तो ये इस रिएक्शन को याद कर लेना बिल्कुल कि जब भी जो है एसिड को हीट किया जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ फास्फोरस पेंटाऑक्साइड तो वहाँ से एनहाइड्राइट का फॉर्मेशन होगा, एनहाइड्राइट का फॉर्मेशन होगा एंड वाटर मॉलिक्यूल वहाँ से निकल जाएगा। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन पे आते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है इस चैप्टर की और बहुत बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। H शॉर्ट में से बोलते हैं HVZ रिएक्शन, हेल-वोल्हार्ड जेलेंस्काई रिएक्शन, यानी कि HVZ रिएक्शन। इस रिएक्शन में बेसिकली जो रिएक्टेंट लेते हैं वो होता है हमारा एसिड की रिएक्शन कराते हैं X2, यानी कि यहाँ पे या तो Cl2 होगा या फिर Br2 होगा। तो बेसिकली लेते क्या हैं, जनरल वे में हम लोग ब्रोमीन को ले लेते हैं और इसकी रिएक्शन कराते हैं फास्फोरस के साथ, यानी कि जो हमारा रेड फास्फोरस होता है उसके साथ। फास्फोरस की भी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। आप लोग क्लास 11th में पढ़े होंगे, जब ब्लॉक केमिस्ट्री पढ़े होंगे तो वहाँ पे फास्फोरस के बारे में पढ़ा होगा या नाइट्रोजन फैमिली पढ़ा होगा, तो उसमें जो है फास्फोरस के बारे में बताया जाता है कि फास्फोरस जो होते हैं वो भी 3 तरीके के फास्फोरस होते हैं, वाइट फास्फोरस, ब्लैक फास्फोरस एंड रेड फास्फोरस। तो वहाँ पे रिएक्टिविटी का भी ऑर्डर आपको बताया जाता है कि जो आपका वाइट फास्फोरस होता है वो बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होता है, यानी कि उसको सिर्फ आप फास्फोरस को क्या करो कि निकालो, ठीक है, उसको जो फास्फोरस रखा जाता है वो आपको वाटर के अंदर रखा जाता है। जैसे ही निकालोगे एयर में तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेता है और बनाता है फास्फोरस, यानी P4O10 बनाता है। वहाँ पे P4O10 का फॉर्मेशन कर लेता है और बहुत ही एक्सप्लोसिव रिएक्शन होती है, यानी वो जलने लगता है। तो कभी आपको ऐसे जो है मैजिक दिखाने का मन हो तो आप मार्केट से फास्फोरस ले लीजिए और सबके सामने जो है उसे हवा में फेंक दीजिए, तो वहाँ पे क्या होगा, एयर में
फायर जो है, ठीक है, कि वहाँ पे वो एयर में ही जलने लगेगा। दूसरा है कि अगर थोड़ा बहुत और मैजिक दिखाने कि आपको पानी से आग लगाना है, वाटर के में आग लगाना है, तो वहाँ पे क्या करना है, आपको सोडियम ले लेना है। सोडियम मेटल का छोटा सा टुकड़ा लीजिए, उसको रखिए और पानी को फेंक दीजिए, वहाँ भी एक्सप्लोसिव रिएक्शन होती है। और सोडियम को क्या करते हैं, केरोसिन में केप्ट करके रखते हैं। सोडियम को केरोसिन में रखते हैं, फास्फोरस को वाटर में रखते हैं ताकि वो रिएक्ट ना करे, ठीक है, उसकी रिएक्टिविटी को कम करने के लिए। अब बात करते हैं हेल्महोल्ट्ज़-ज़ेलेंस्काई रिएक्शन। जो HVZ रिएक्शन होती है, ये यहाँ पे Cl2Br2 या तो क्लोरीन ले लिया या फिर ब्रोमीन ले लिया और उसकी रिएक्शन कराते हैं रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में। देन होता क्या है कि जो आपका एसिड लेंगे, उस एसिड के अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। ये क्या है, आपका एसिड ग्रुप है, इसके फर्स्ट कार्बन को हम लोग बोलते हैं अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन प्रेजेंट हो जाना चाहिए। तो करता क्या है, क्या कि यहाँ पे जो एक हाइड्रोजन होता है, उस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है हाइलोजन से। जैसे ही इस हाइड्रोजन को हाइलोजन से रिप्लेस करेगा, तो यहाँ पे क्या होगा कि एक हाइलोजन आके ऐड हो जाएगा। वो हाइलोजन क्या हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है। अल्फा पोजीशन पे एक हाइड्रोजन एक हाइलोजन से रिप्लेस हो गया, तो जो प्रोडक्ट बना इसको बोलेंगे, ये क्या है, हमारा अल्फा पोजीशन। अल्फा पोजीशन पे क्या ऐड है, यहाँ पे हाइलो ग्रुप। ये क्या है, हाइलो ग्रुप, तो इसे बोलेंगे। और पूरा प्रोडक्ट हमारा क्या है, ये एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो जो प्रोडक्ट है उसका नामनक्लेचर करेंगे अल्फा हाइलो कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्फा हाइलो कार्बोक्सिलिक एसिड। अब यहाँ पे जो R ग्रुप होगा, अगर ये CH3 है तो बोलेंगे अल्फा हाइलो एसिटिक एसिड। ओके, इस तरीके से डिफरेंट नेम होंगे। अगर R ग्रुप आपका H है तो एसिटिक एसिड हो जाएगा, R ग्रुप आपका जो है कोई दूसरा है, यानी कि सपोज वो CH3 है तो पेंटेनोइक एसिड हो जाएगा। इस तरीके से डिफरेंट जो है R पे डिपेंड करेगा कि उसका जो है एसिड का नेम क्या है। ओके, तो ये रिएक्शंस आपको समझ में आई होगी। इस रिएक्शन में कराना क्या है, बेसिकली इस रिएक्शन में जो आपका यहाँ पे अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, उस हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करा देना है हाइलोजन के साथ, जिस हाइलोजन को रिएक्शन में हम लोग ले रहे हैं। ओके, ये रिएक्शन समझ में आ गई। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको जो है नोट कर लेना। ये अल्टरनेटिव ईयर में पूछी ही जाती है। एसिड में ये जो नेम रिएक्शन है ये अल्टरनेट ईयर में पूछी जाती है, क्योंकि अभी तक जितनी भी रिएक्शन एसिड में पढ़ी हैं केमिकल रिएक्शन, वो बहुत ही आसान रिएक्शन थी। सिर्फ यही एक है जो नेम रिएक्शन यहाँ पे आई हुई है, तो इसके लिए ये जो है इम्पॉर्टेंट हो जाती है। ओके, देन रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब यहाँ पे हमने क्या ले लिया है, एरोमेटिक एसिड्स। एरोमेटिक एसिड्स पे रिंग सब्स्टिट्यूशन कराना है। सब्स्टिट्यूशन कराने के लिए या तो नाइट्रेशन कराएंगे, या फिर हाइलोजिनेशन कराएंगे, या फिर सल्फोनेशन कराएंगे। ओके, उसके पहले बेंजीन रिंग पे जो CH3OH ग्रुप होता है, इसकी डायरेक्शन की बात कर लें। ये CH3COO निगेटिव जो ग्रुप होता है, ये क्या होता है, हमारा डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। ये क्या करता है, बेंजीन रिंग को जो है डीएक्टिवेट करता है। एंड डीएक्टिवेट करने का मतलब है कि जो COOH ग्रुप है, ये क्या होता है, हमारा मेटा डायरेक्टिंग होता है। ये क्या होता है, हमारा मेटा डायरेक्टिंग, यानी कि जो इनकमिंग ग्रुप आएगा वो जो हमारा रिएक्टेंट है उसके मेटा पोजीशन पे आके ऐड होगा। अब यहाँ पे हमने फर्स्ट रिएक्शन कराई है नाइट्रेशन। तो नाइट्रेशन कराने के लिए क्या करेंगे, नाइट्रेटिक एजेंट डालेंगे। नाइट्रेटिक एजेंट क्या होता है, हमारा नाइट्रिक एसिड एंड उसके साथ साथ में सल्फ्यूरिक एसिड। जब भी हम एरोमेटिक पे नाइट्रेशन कराते हैं, कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को लेते हैं, तो ये दोनों मिक्सचर्स यहाँ से NO2 पॉजिटिव
इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन करते हैं। तो बेसिकली ये रिएक्शन जो हो रही है, क्या हो रहा है यहाँ से, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या हो रहा है यहाँ पे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये NO2 पॉजिटिव आके इस मेटा पोजिशन पे जो हाइड्रोजन होगा उस हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर देगा और वहाँ पे आके NO2 ग्रुप मेटा पोजिशन पे ऐड हो जाएगा। उसका नेम हो जाएगा मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। हमने लिया क्या था, ये बेंजोइक एसिड था। नाइट्रो पोजिशन पे, नाइट्रो जो है हमारा मेटा पोजिशन पे ऐड हो गया तो बनाया मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। ओके, देन नेक्स्ट है हाइलोजिनेशन। जब हाइलोजिनेशन रिएक्शन करवाते हैं इन द केस ऑफ एरोमेटिक एसिड तो वहाँ पे क्या लेते हैं कि Br2 ले लिया एंड इसके साथ FeBr3, Br2 के साथ FeBr3 ऐड करते हैं। अगर Cl2 लेते तो यहाँ पे लेते FeCl3। ओके, अगर यहाँ पे Cl2 लेते तो लेते FeCl3 एंड Br2 लिया तो FeBr3। यहाँ से क्या होगा, Br पॉजिटिव, इन दोनों से Br पॉजिटिव का जनरेशन हो जाएगा। ये Br पॉजिटिव मेटा पोजिशन पे आके ऐड हो जाएगा। Br पॉजिटिव जो बनेगा वो मेटा पोजिशन पे आके यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो इसे बोलेंगे मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड। क्या बोलेंगे इसको, मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड। देन नेक्स्ट थर्ड वन है हमारा सल्फोनेशन। जब भी सल्फोनेशन कराते हैं एरोमेटिक एसिड का तो वहाँ पे लेते हैं फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। क्या लेते हैं, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। फ्यूमिंग H2SO4। अब यहाँ पे जो वर्ड आया फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड, इसका मतलब क्या होता है समझना। जो फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड होता है इसमें होता क्या है, कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ SO3 का मिक्सचर लेते हैं। कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ SO3 को मिक्स करते हैं, यानी उसका जो है मिक्सचर लेते हैं। ओके, ये बात समझ में आई कि H2SO4 के साथ SO3 का हमें यहाँ पे मिक्सचर लेना है, उसी को बोलते हैं फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। ये क्या करता है, यहाँ से SO3H पॉजिटिव का जो है जनरेशन करता है। SO3H पॉजिटिव का जनरेशन करता है और ये आके यहाँ पे मेटा पोजीशन पे जो H होगा इसको जो है सब्स्टिट्यूट कर देता है और बनाता है मेटा सल्फो। अभी ये इस ग्रुप को बोलते हैं सल्फो ग्रुप। क्या है ये, सल्फो ग्रुप। तो बोलते हैं इसको मेटा सल्फो बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है जब हम लोग यहाँ पे सल्फोनिफिकेशन कराते हैं। इस पूरे प्रोसेस को क्या बोला, सल्फोनिफिकेशन, यानी वहाँ पे सल्फो ग्रुप को ऐड कराना है H+ की जगह पे। ओके, देन कुछ यूजेस हैं इसके एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर सिंपल सा एसिड का। एसिड के कुछ यूजेस हैं, उन यूजेस को समझते हैं। सबसे पहला है कि जो हमारा मेथेनोइक एसिड होता है, मेथेनोइक एसिड का मतलब है HCOOH। इसको हम लोग रबर, टेक्सटाइल, डाइंग, लेदर एंड इलेक्ट्रोप्लेटिंग इंडस्ट्री में यूज करते हैं। जो इथेनोइक एसिड है इसको जो है सॉल्वेंट की तरीके से यूज करते हैं। सॉल्वेंट कैसा सॉल्वेंट, हमारा इथेनोइक एसिड को ही बोलते हैं विनेगर, यानी कि जो है CH3COOH, ये क्या है हमारा इथेनोइक एसिड, इसको क्या बोलते हैं विनेगर। तो इसको जो है सॉल्वेंट के तरीके से यूज करते हैं फूड इंडस्ट्री में। देखा होगा कि पिकल में जो है एसिटिक एसिड यूज करते हैं, यानी कि विनेगर यूज करते हैं। रेस्टोरेंट में जाते होंगे, खाना वाना खाते होंगे तो वहाँ पे देखा होगा ऑनियंस जो है वो विनेगर्स में डिप करके देते हैं। एंड नेक्स्ट वन है हेक्सेन डाइओइक एसिड, जो है वो हम लोग नाइलॉन 66, ये क्या होता है, नाइलॉन 66 पॉलीमर होता है। नाइलॉन 66 के फॉर्मेशन में
हेक्सा डाइओइक एसिड का हम लोग यूज करते हैं। ओके, देन नेक्स्ट है कि जो हमारी परफ्यूम इंडस्ट्री होती है, अभी कल हम लोगों ने एक रिएक्शन देखी थी, वहाँ पे देखा हुआ था कि एस्टर का फॉर्मेशन हुआ है। अभी अभी ही एक रिएक्शन हमने देखी थी कि एसिड की रिएक्शन कराई हुई है अल्कोहल के साथ, तो वहाँ पे एस्टर का फॉर्मेशन हुआ है। तो जो हमारा बेंजोइक एसिड से एस्टर बनता है, एस्टर ऑफ बेंजोइक एसिड होता है, इसको परफ्यूम में यूज किया जाता है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट लास्ट पॉइंट है कि जो हमारे हायर फैटी एसिड्स होते हैं, जैसे कि सोडियम स्टीरेट, सोडियम पॉल्मिटेट, ये क्या है, हमारे हायर फैटी एसिड्स हैं। इनका यूज करते हैं सोप एंड डिटर्जेंट्स बनाने में। सोप एंड डिटर्जेंट्स बनाने में हैवी फैटी एसिड्स जैसे कि सोडियम स्टीरेट, सोडियम पॉल्मिटेट, वो आप लोग चैप्टर्स पढ़ेंगे केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, तो वहाँ पे सोप एंड डिटर्जेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। तो वहाँ पे आप रिएक्शंस देखेंगे कि सोडियम स्टीरेट की रिएक्शन कराते हैं NaOH के साथ, तो वहाँ पे हमारा सोप का फॉर्मेशन होता है। ओके, तो आई होप आज का लेक्चर आपको जो है पसंद आया होगा एंड सारे जो रिएक्शंस हैं वो समझ में आई होंगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नए जो है टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू।